कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर टॉम को दिखाया जाता है जो अब एक बेहद अजीब लेकिन जरूरी काम करता है। उसका बिजनेस है क्राइम सीन क्लीनिंग, यानी जब पुलिस किसी मर्डर की जांच पूरी कर लेती है तब उस जगह से खून, सबूतों के निशान और सारी गंदगी साफ करने का काम टॉम करता है। एक दिन उसे एक आलीशान बंगले की सफाई का ऑर्डर मिलता है जहाँ बेहद बेरहमी से एक हत्या हुई होती है। टॉम हमेशा की तरह पूरी ईमानदारी से वहाँ का हर खून का धब्बा और हर निशान मिटा देता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब उसे पता चलता है कि यह ऑर्डर पुलिस ने नहीं बल्कि खुद कातिल ने दिया था। यानी टॉम ने अनजाने में एक मर्डर के सारे अहम सबूत हमेशा के लिए मिटा दिए। अब पुलिस की नजर में सबसे बड़ा शक उसी पर आने वाला है। आखिर किसने इतनी शातिर चाल चली, टॉम को इस जाल में क्यों फंसाया गया और क्या वह खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा? यही जानने के लिए देखते हैं इस जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिल से भरी कहानी। कहानी की शुरुआत टॉम की आवाज से होती है। वह बताता है कि किसी इंसान की मौत उसके परिवार के लिए सबसे बड़ा दुख होती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वही मौत एक बिजनेस भी बन जाती है। किसी की जान जाने के बाद कई तरह के काम शुरू होते हैं और उन्हीं में से एक काम उसका भी है। जब पुलिस किसी हत्या की जांच पूरी कर लेती है तब वह उस जगह को इस तरह साफ करता है कि देखकर कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि वहां कभी किसी की हत्या हुई थी। टॉम बताता है कि वह पिछले 8 सालों से यही काम कर रहा है। इससे पहले वह खुद एक पुलिस ऑफिसर था, लेकिन एक एनकाउंटर के दौरान एक आदमी की मौत हो जाने की वजह से उसकी नौकरी चली गई। पुलिस में रहते हुए उसने कई खौफनाक क्राइम सीन देखे थे, इसलिए अब इस काम की आदत उसे पड़ चुकी थी। काम खत्म करके जब टॉम अपने घर लौटता है तो वह एक अजीब बात नोटिस करता है। उसके घर के दरवाजे पर जरूरत से कहीं ज्यादा ताले लगे हुए हैं, मानो वह किसी बड़े खतरे से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो। आखिर ऐसा क्यों है, इसका जवाब हमें आगे पता चलेगा। घर के अंदर हमें उसकी बेटी रोज को दिखाया जाता है। पत्नी की मौत के बाद अब दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। रोज हमेशा की तरह अपने पिता से पूछती है कि आज का दिन कैसा रहा। टॉम मुस्कुराकर बात टाल देता है और कहता है कि आज भी हर दिन की तरह बिल्कुल सामान्य था। अगली सुबह टॉम अपने ऑफिस पहुंचता है। आज उसे फिर एक नए क्राइम सीन की सफाई करनी थी। उसके काम का एक सख्त नियम था, वह कभी अपनी मर्जी से किसी जगह की सफाई नहीं करता था। जब तक पुलिस अपनी पूरी जांच खत्म नहीं कर लेती तब तक वह उस जगह को हाथ भी नहीं लगाता। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ही उसे एड्रेस भेजती थी और तभी वह वहां पहुंचता था। इस बार भी वह दिए गए पते पर पहुंचता है। वहां पहुंचने पर उसे घर के बाहर कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन दरवाजे पर एक नोट रखा होता है जिसमें लिखा होता है कि चाबी फूलों के गमले के नीचे रखी है। टॉम चाबी निकालकर घर के अंदर चला जाता है। काम शुरू करने से पहले उसकी एक आदत थी, वह पूरे घर की तस्वीरें लेता, हर कमरे को रिकॉर्ड करता और हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देता ताकि अगर कोई नई जानकारी मिले तो वह पुलिस को बता सके। कमरे के अंदर चारों तरफ खून के निशान फैले हुए थे। उन्हें देखकर टॉम अंदाजा लगाता है कि शायद मरने वाला आदमी सोफे पर बैठा था और तभी किसी ने सामने से उसके माथे पर गोली मार दी होगी। दरअसल टॉम सिर्फ सफाई ही नहीं करता था बल्कि हर क्राइम सीन को देखकर अपना पूरा एनालिसिस भी करता था। आखिर वह पहले एक पुलिस ऑफिसर रह चुका था, इसलिए हत्या कैसे हुई होगी, कातिल कहाँ खड़ा था और वार किस तरह किया गया होगा, इसका अंदाजा लगाना उसके लिए मुश्किल नहीं था। काम खत्म करने के बाद टॉम घर लौटता है जहाँ उसकी बेटी रोज ने उसके लिए स्वादिष्ट खाना बनाया होता है। रोज खुशी खुशी बताती है कि उसे यह रेसिपी अपनी माँ की पुरानी अलमारी में मिली थी और उसी को देखकर उसने खाना बनाया है। टॉम एक निवाला खाकर मुस्कुरा देता है और कहता है कि खाना बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा उसकी माँ बनाया करती थी। खाना खाते खाते रोज बताती है कि उसे स्कूल में अपनी माँ पर एक प्रोजेक्ट बनाना है, इसलिए वह चाहती है कि टॉम उसे अपनी माँ के बारे में सब कुछ बताए। लेकिन यह सुनते ही टॉम का चेहरा उतर जाता है। वह अपनी पत्नी की यादों को दोबारा नहीं जीना चाहता था क्योंकि उसकी मौत प्राकृतिक नहीं बल्कि एक बेरहम हत्या में हुई थी। यही वजह थी कि उस दर्द को याद करते ही वह अंदर से टूट जाता था। अगले दिन जब टॉम ऑफिस के लिए निकल रहा होता है तभी उसे याद आता है कि पिछले दिन जिस बंगले की सफाई करने गया था उसकी चाबी अब भी उसके पास है। वह चाबी लौटाने के लिए वापस उसी घर पहुंच जाता है। दरवाजा एक महिला खोलती है जिसका नाम एन था। टॉम चाबी देते हुए कहता है कि वह कल यहाँ सफाई करने आया था और गलती से चाबी अपने साथ ले गया, लेकिन उसकी बात सुनते ही एन हैरान रह जाती है। वह पूछती है, सफाई? कैसी सफाई और तुम्हें यहाँ किसने भेजा था? ये सवाल सुनते ही टॉम समझ जाता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। वह तुरंत बात बदलते हुए कहता है कि शायद वह गलत पते पर आ गया है और माफी मांगकर वहाँ से निकल जाता है। उधर एन भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर यह आदमी था कौन और उसके घर में किस काम से आया था। ऑफिस पहुँचते ही टॉम उस पते और मैसेज की दोबारा जांच करता है। तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि वह एड्रेस पुलिस की तरफ से नहीं भेजा गया था। इसी बीच खबर मिलती है कि एन का पति जेम्स पिछले 2 दिनों से लापता है। अब सारी बातें एक दूसरे से जुड़ने लगती हैं। टॉम समझ जाता है कि जिस घर की उसने सफाई की थी वहीं शायद जेम्स की हत्या हुई थी। असली कातिल ने ही उसे नकली मैसेज भेजा था ताकि पुलिस के पहुंचने से पहले पूरा क्राइम सीन साफ हो जाए और सारे सबूत हमेशा के लिए मिट जाएं। यह एहसास होते ही टॉम बुरी तरह घबरा जाता है। अगर पुलिस को पता चल गया कि वह जांच से पहले उस घर में मौजूद था तो पहला शक उसी पर जाएगा। घबराहट में वह उस घर की खींची हुई सारी तस्वीरें और रिकॉर्डिंग एक लिफाफे में बंद करके छिपा देता है ताकि फिलहाल कोई उन तक पहुंच न
सके। उसी रात टॉम एक नाइट क्लब जाता है जहाँ उसकी मुलाकात अपने पुराने साथी एडी से होती है जो अब भी पुलिस में काम कर रहा था। वहीं उनकी मुलाकात डिटेक्टिव जिम से भी होती है जो जेम्स के लापता होने के केस की जांच कर रहा था। टीवी पर लगातार जेम्स के गायब होने की खबरें चल रही थीं। एडी और जिम टॉम को बताते हैं कि जेम्स कोई आम आदमी नहीं था, उसके पास पुलिस डिपार्टमेंट में चल रहे बड़े भ्रष्टाचार के सबूत थे और वह जल्द ही कई ताकतवर अधिकारियों के खिलाफ गवाही देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। यह सब सुनकर टॉम की धड़कनें और तेज हो जाती हैं। अब उसे यकीन होने लगता है कि जिस घर की उसने सफाई की थी वह किसी साधारण हत्या का मामला नहीं था, यह एक बड़ी साजिश थी और अगर सच सामने नहीं आया तो जेम्स के कत्ल का पूरा इल्जाम उसी के सिर मढ़ दिया जाएगा। अगर टॉम इस साजिश से बाहर नहीं निकल पाया तो उसकी इकलौती बेटी रोज पूरी तरह अकेली रह जाएगी। इसलिए अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, किसी भी कीमत पर खुद को बेगुनाह साबित करना। अगले दिन टॉम अपने ऑफिस पहुंचता है, लेकिन वहां उसका इंतजार एन कर रही होती है। वह सीधे उससे पूछती है कि आखिर उसकी कंपनी किस तरह की सफाई करती है। टॉम जवाब देता है कि उसकी कंपनी सिर्फ उन जगहों की सफाई करती है जहां किसी की मौत हुई हो, और वह भी तभी जब पुलिस अपनी जांच पूरी कर चुकी हो। एन तुरंत अगला सवाल दागती है, तो अब सच सच बताओ, क्या तुम मेरे घर की सफाई करने आए थे या नहीं? लेकिन टॉम एक बार फिर सब कुछ नकार देता है। वह कहता है कि वह तो गलती से गलत पते पर पहुंच गया था और उसने वहां कोई काम नहीं किया। एन उसकी आंखों में देखकर समझ जाती है कि टॉम उससे झूठ बोल रहा है, मगर उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वह चुपचाप वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद टॉम एक दूसरे क्राइम सीन पर सफाई करने पहुंचता है। तभी वहां उसका पुराना दोस्त और पुलिस ऑफिसर एडी भी आ जाता है। एडी टॉम से कहता है कि पुलिस ने जेम्स के घर की जांच की थी, लेकिन वहां उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। हाँ, एक बात जरूर सामने आई कि पूरे घर को उसी तरह के केमिकल से साफ किया गया था जैसा टॉम अपनी कंपनी में इस्तेमाल करता है। एडी आगे कहता है, उस रात क्लब में भी जेम्स का नाम सुनते ही तुम घबरा गए थे, इसलिए मुझे लगने लगा है कि इस केस से तुम्हारा कोई ना कोई संबंध जरूर है। देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, अगर कोई बात है तो मुझसे छिपाने की जरूरत नहीं है। इस बार टॉम और झूठ नहीं बोल पाता, वह पूरी सच्चाई एडी को बता देता है। वह बताता है कि उसे एक ऐसा मैसेज मिला था जो बिल्कुल पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भेजा हुआ लग रहा था। उसी के भरोसे वह जेम्स के घर पहुंचा और पूरी सफाई कर दी, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वह मैसेज पुलिस ने नहीं बल्कि असली कातिल ने भेजा था ताकि वह अनजाने में सारे सबूत मिटा दे। यह सुनकर एडी भी हैरान रह जाता है। फिर वह पूछता है, तुम हर क्राइम सीन की फोटो और रिकॉर्डिंग रखते हो, वो सब कहाँ है? टॉम बताता है कि उसने डर के मारे सारी तस्वीरें और वीडियो छिपा दिए हैं, क्योंकि अगर इस मामले में बड़े अधिकारी भी शामिल हैं तो वे सबूत उसके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। एडी उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम ऐसा अपराध नहीं कर सकते, लेकिन अब बहुत संभल कर रहना। जिसने भी तुम्हें इस जाल में फंसाया है वह तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जानता है, और हाँ, उन सबूतों को किसी भी हालत में सुरक्षित रखना, आगे चलकर वही तुम्हारी बेगुनाही साबित करेंगे। घर लौटने पर भी टॉम को चैन नहीं मिलता। वही रोज भी उससे नाराज बैठी होती है, क्योंकि टॉम पूरे दिन घर से बाहर रहता था, इसलिए रोज खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करती थी। ऊपर से स्कूल का प्रोजेक्ट भी अधूरा पड़ा था, क्योंकि टॉम अपनी पत्नी की यादों के बारे में बात करने से हमेशा बचता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच हल्की बहस हो जाती है। टॉम पहले से ही मानसिक दबाव में था, इसलिए वह अपना सारा गुस्सा अनजाने में रोज पर निकाल देता है। हालांकि कुछ देर बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह बेटी से माफी मांग लेता है, लेकिन रोज का मन अब भी दुखी था। अगली सुबह टॉम फिर भारी मन से ऑफिस पहुंचता है, मगर वहां उसकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। इस बार डिटेक्टिव जिम उसकी कंपनी में मौजूद था। जिम बताता है कि जेम्स के घर से क्लीनिंग केमिकल के निशान मिले हैं, इसलिए पुलिस उसकी कंपनी के केमिकल्स के सैंपल लेने आई है ताकि लैब में जांच करके पता लगाया जा सके कि क्राइम सीन की सफाई उन्हीं केमिकल से की गई थी या नहीं। ये सुनते ही टॉम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब जांच धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रही है और अगर एक भी गलती हुई तो वह इस खौफनाक साजिश में सबसे बड़ा आरोपी बन जाएगा। वह अंदर से पूरी तरह घबरा जाता है, लेकिन अपने चेहरे पर डर नहीं आने देता। वह सामान्य रहने की कोशिश करते हुए कहता है, ठीक है, तुम लोग केमिकल के सैंपल ले सकते हो। असल में टॉम इतना घबराया नहीं था, क्योंकि वह जो केमिकल इस्तेमाल करता था वे कोई खास या सीक्रेट चीज नहीं थे। वही केमिकल बाजार में आसानी से मिल जाते थे, इसलिए सिर्फ उनके आधार पर उसे फंसाना आसान नहीं था। लेकिन एक चीज जरूर उसे मुश्किल में डाल सकती थी, वह थी उसके पास मौजूद क्राइम सीन की तस्वीरें और रिकॉर्डिंग। इसी वजह से मौका मिलते ही टॉम चुपके से वह लिफाफा अपनी जैकेट के पीछे छिपा देता है ताकि पुलिस की नजर उस पर न पड़े। अब उसे पूरी तरह समझ आ चुका था कि जांच का शक धीरे धीरे उसी पर आकर टिक रहा है। अगर उसने जल्द अपनी बेगुनाही साबित नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। अगले दिन टॉम और एडी रोज का स्कूल फुटबॉल मैच देखने जाते हैं। रोज ने खास तौर पर अपने पिता को बुलाया था, लेकिन टॉम का ध्यान मैच से ज्यादा जेम्स के केस पर था। वह एडी से पूछता है, केस में अब तक क्या पता चला? एडी जवाब देता है, अभी तक कुछ खास नहीं। सब लोग यही मान रहे हैं कि जेम्स सिर्फ लापता है, इसलिए केस मिसिंग पर्सन की तरह चल रहा है, लेकिन जिस दिन उसकी लाश मिल गई उस दिन तुम्हारी मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी। इसी बातचीत में टॉम इतना उलझा रहता है कि जब रोज शानदार गोल करती है तब भी उसका ध्यान बेटी पर
छोड़कर नहीं जाता। यह बात रोज को अंदर तक दुख पहुंचाती है। घर लौटते ही वह नाराज होकर टॉम से कहती है, मुझे कोई स्कूल प्रोजेक्ट नहीं मिला था, मैं तो बस मम्मी के बारे में आपके साथ बैठकर बातें करना चाहती थी, लेकिन आप हर बार उनसे जुड़ी हर बात से भाग जाते हैं। रोज की बात सुनकर टॉम को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे बुरा भी लगता है, लेकिन वह अपनी मजबूरी बता भी नहीं सकता था। आखिर रोज को क्या पता कि उसका पिता इस समय कितनी बड़ी साजिश में फंस चुका है। कुछ समय बाद एन एक बार फिर टॉम से मिलने आती है। इस बार उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा गंभीरता थी। वह कहती है, अगर तुमने मेरे घर की सफाई की थी तो सच बता दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे अंदाजा है कि मेरे पति का कातिल कौन हो सकता है, बस मुझे सच जानना है। इस बार टॉम उससे झूठ नहीं बोल पाता। वह स्वीकार कर लेता है कि उसी ने जेम्स के घर की सफाई की थी। वह बताता है कि जब वह वहां पहुंचा था तब पूरा घर खून से लथपथ था और उसने अनजाने में सारे निशान साफ कर दिए। यह सुनकर एन को गहरा सदमा लगता है, लेकिन वह खुद को संभालते हुए टॉम को अपने घर ले जाती है। वहाँ वह उसे जेम्स की एक सीक्रेट डायरी दिखाती है। उस डायरी में जेम्स ने कई भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के बैज नंबर लिख रखे थे। टॉम तुरंत समझ जाता है कि जेम्स इन्हीं सबूतों के आधार पर कोर्ट में गवाही देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही किसी ने उसकी हत्या कर दी ताकि यह राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। अब टॉम के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर वह पुलिस अधिकारी कौन था जिसने अपनी साजिश को छिपाने के लिए यह सब किया। तभी डायरी के आखिरी पन्नों पर टॉम की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर वह खुद भी सन्न रह जाता है। उसमें उसका अपना बैज नंबर भी लिखा हुआ था, यानी किसी समय पुलिस की नौकरी के दौरान टॉम का नाम भी जेम्स की जांच में शामिल हो चुका था। अब सवाल यह था कि क्या टॉम ने भी कभी कोई गलत काम किया था या फिर किसी ने जानबूझकर उसका नाम इस साजिश में जोड़ दिया था। अब टॉम के दिमाग में एक और खतरनाक सवाल घूमने लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जेम्स उसकी पुरानी करतूतों की भी पोल खोलने वाला था, क्योंकि उस जर्नल में टॉम का बैच नंबर भी लिखा हुआ था। अगर जेम्स कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही देने वाला था तो पुलिस की नजर में यह भी हो सकता था कि खुद को बचाने के लिए टॉम ने ही जेम्स का कत्ल कर दिया हो। अब वह अपने दिमाग से पूरा कंट्रोल खो बैठा था। इसी उलझन को दूर करने के लिए टॉम एडी से मिलता है और उसे भी वह सीक्रेट जर्नल दिखाता है, लेकिन जैसे ही एडी उसमें अपना बैच नंबर देखता है उसके चेहरे का रंग भी उड़ जाता है। वह तुरंत टॉम से कहता है कि इस जर्नल को अभी के अभी जला दो, अगर यह किसी के हाथ लग गया तो सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि हम सब फंस जाएंगे। ऊपर से पुलिस को यही लगेगा कि अपने राज छिपाने के लिए तुमने जेम्स की हत्या कर दी, इसलिए अगर दोस्त मानते हो तो इस जर्नल को कभी किसी के सामने मत आने देना। एडी की बात सुनकर टॉम की परेशानी और बढ़ जाती है। अब उसे किसी पर भरोसा नहीं रह जाता, इसलिए वह खुद ही इस मर्डर केस की जांच शुरू कर देता है और उस जर्नल में लिखे हर इंसान पर शक करने लगता है, लेकिन उसके पास किसी के खिलाफ एक भी पक्का सबूत नहीं था। वहीं दूसरी तरफ एन भी अपनी तरफ से सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिस घर में जेम्स की हत्या हुई थी वहां रहना उसके लिए हर दिन एक नए दर्द जैसा था। इसलिए टॉम उसे अपने ऑफिस में काम करने वाले एक कर्मचारी के घर कुछ दिनों के लिए रहने भेज देता है। वह परिवार एन का दिल से स्वागत करता है और उसे अपने घर के सदस्य की तरह रखता है। धीरे धीरे एन को वहाँ थोड़ा सुकून मिलने लगता है। अब जब भी टॉम को केस से जुड़ी कोई नई जानकारी मिलती वह सबसे पहले एन के साथ जाकर उसे शेयर करता। ऐसे ही एक रात दोनों अपनी अपनी जिंदगी के सबसे दर्दनाक किस्से एक दूसरे को बताते हैं। एन बताती है कि एक समय वह प्रेग्नेंट थी, लेकिन जेम्स बच्चों के लिए तैयार नहीं था। वह हमेशा अपने काम में डूबा रहता था और उसे लगता था कि वह कभी एक अच्छा पिता नहीं बन पाएगा, इसलिए उसकी जिद के आगे झुककर एन को अपना बच्चा आना पड़ा। यह सुनकर टॉम भी अपने अतीत का सबसे दर्दनाक सच बताता है। वह कहता है कि जब वह पुलिस ऑफिसर था तब एक रात उसके घर में चोरी हो गई थी। उस वक्त उसकी पत्नी और उसकी छोटी बेटी रोज घर पर अकेले थीं। जब उसकी पत्नी ने चोर को रोकने की कोशिश की तो उस आदमी ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उस हादसे की जानकारी देने के लिए रोज ने पुलिस को जो कॉल किया था वह कॉल खुद टॉम ने उठाया था। जब उसने अपनी पत्नी की लाश देखी तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उसने चोर को पकड़ लिया, लेकिन कानून के हवाले करने के बजाय गुस्से में उसकी जान ले ली। इसी वजह से उसे पुलिस की नौकरी से निकाल दिया गया। टॉम कहता है कि उसे अपने फैसले का कभी पछतावा नहीं हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद उसने अपने घर की सुरक्षा को लेकर सनक की हद तक सावधानी बरतनी शुरू कर दी। यही वजह थी कि उसके घर के दरवाजे पर इतने सारे ताले लगे रहते थे और रोज भी हर बार उसके देर से घर आने पर घबरा जाती थी। अगले ही दिन एन टॉम को खबर देती है कि पुलिस को एक लाश मिली है और उन्हें शक है कि वह जेम्स की है। पहचान करने के लिए एन को बुलाया गया है। टॉम भी उसके साथ अस्पताल पहुंच जाता है। वहाँ पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर आर्लो जेम्स का पुराना दोस्त था। बातचीत के दौरान आर्लो टॉम से कहता है कि जेम्स को बच्चों से बेहद प्यार था और उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पिता बनने की थी, लेकिन अफसोस कि वह कभी बाप ही नहीं बन सकता था। आर्लो की यह बात सुनते ही टॉम पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि कुछ समय पहले ही एन ने उसे बताया था कि जेम्स बच्चों के खिलाफ था और उसी की वजह से उसे अपना बच्चा गिरवाना पड़ा। दोनों बातों में इतना बड़ा फर्क देखकर टॉम के मन में एक नया शक पैदा हो जाता है। उसे लगने लगता है कि कहीं एन का किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर तो नहीं था और वह कहीं उसी के बच्चे की माँ तो नहीं बनने वाली थी। अगर ऐसा है तो हो सकता है उसी आदमी ने जेम्स को रास्ते से हटाने के लिए उसका कत्ल किया हो। इसी बीच एन उस लाश की पहचान कर देती है और भारी मन से कहती है कि हाँ, यह जेम्स की ही लाश है। अब ये पूरी तरह साफ हो चुका था कि जेम्स लापता नहीं बल्कि उसकी
की हत्या की जा चुकी थी। इसके बाद टॉम सीधे एडी के पास पहुंचता है और अपनी पूरी थ्योरी उसे बताता है। वह कहता है कि अब मुझे पूरा शक है कि एन का कोई सीक्रेट बॉयफ्रेंड है और उसी ने जेम्स की हत्या की है। अगर उस आदमी का पता चल जाए तो यह पूरा केस आसानी से सुलझ जाएगा, वरना अब जब जेम्स की लाश मिल चुकी है तो कुछ ही घंटों में पुलिस सीधे मुझे गिरफ्तार करने आ जाएगी। लेकिन जैसे ही टॉम एन के बॉयफ्रेंड का जिक्र करता है, एडी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आवाज लड़खड़ाने लगती है और वह टॉम से कहता है कि अगर हो सके तो कुछ दिनों के लिए कहीं छिप जाओ, फिलहाल यही सबसे अच्छा होगा। एडी का यह अजीब व्यवहार टॉम को खटकने लगता है। जैसे ही वह वहाँ से निकलने लगता है, उसकी नजर दीवार पर लगे एक सर्टिफिकेट पर पड़ती है। वह सर्टिफिकेट जेम्स और एन की कंपनी का था और उस पर वॉलंटियर के तौर पर एडी का नाम लिखा हुआ था। यह देखकर टॉम चौंक जाता है, क्योंकि एडी ने हमेशा यही कहा था कि वह एन को जानता तक नहीं। ऊपर से बॉयफ्रेंड की बात सुनते ही उसका घबरा जाना, अब सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ने लगी थी। टॉम बिना वक्त गंवाए सीधे एन के पास पहुंचता है और उससे साफ साफ कहता है कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। मुझे सब समझ आ चुका है। तुम्हारा अफेयर एडी के साथ था। जेम्स कभी पिता नहीं बन सकता था, फिर भी तुम प्रेग्नेंट हुई थी, इसलिए अब सच बता दो। अगर तुमने पुलिस के सामने सच्चाई नहीं बताई तो मैं बेगुनाह होकर भी इस मर्डर केस में फंस जाऊंगा। मुझे अपनी नहीं, अपनी बेटी रोज की चिंता है। आखिरकार एन टूट जाती है और सारी सच्चाई कबूल कर लेती है। वह बताती है कि हाँ, एडी ही उसका प्रेमी था और वह उसी के बच्चे की माँ बनने वाली थी। लेकिन जब जेम्स को इस रिश्ते का पता चला तो उसने जबरदस्ती उसको करवा दिया। बाद में जब एन ने यह बात एडी को बताई तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। एन को लगा था कि कुछ समय बाद उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एडी इतना बड़ा कदम उठा लेगा। उसी ने जेम्स की हत्या की और फिर टॉम को नकली ऑर्डर भेजकर क्राइम सीन साफ करवाया ताकि पूरा इल्जाम टॉम के सिर आ जाए। एन कहती है कि उसे जेम्स की हत्या के बारे में बाद में पता चला और इस कत्ल में उसका कोई हाथ नहीं है। ये सच्चाई सुनकर टॉम को राहत मिलती है। उसे लगता है कि अब वह खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा। लेकिन तभी उसकी बेटी रोज का फोन आता है। वह घबराई हुई आवाज में बताती है कि एडी अंकल इस समय घर पर मौजूद हैं। बस इतना सुनते ही टॉम समझ जाता है कि एडी को भी सब पता चल चुका है। उसे मालूम हो गया है कि अब टॉम उसकी सच्चाई जान चुका है, इसलिए वह रोज को नुकसान पहुंचाकर टॉम को हमेशा के लिए चुप कराना चाहता है। टॉम बिना एक सेकंड गंवाए अपने घर की तरफ दौड़ पड़ता है। वहां पहुंचते ही एडी मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारा पुलिस वाला दिमाग काम कर ही गया। तुमने सारी सच्चाई पता लगा ली, लेकिन अब तुम जिंदा नहीं बचोगे, क्योंकि इस वक्त दुनिया में सिर्फ तुम ही ऐसे इंसान हो जो मुझे जेल पहुंचा सकते हो। लेकिन टॉम भी शांत रहते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा, मैं इतना भी बेवकूफ हूँ। यहाँ आने से पहले ही मैंने सारी सच्चाई डिटेक्टिव जिम को बता दी थी। उसी समय बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगते हैं। यह आवाज सुनते ही एडी बुरी तरह घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वह कहता है कि अगर मैं नहीं बचा तो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वह अपनी पिस्तौल टॉम पर तान देता है, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले ही एक गोली चलती है और सीधे एडी के सीने में जाकर लगती है। एडी वहीं ढेर हो जाता है। यह गोली किसी और ने नहीं बल्कि रोज ने चलाई थी। उसने टॉम की पुरानी सर्विस रिवॉल्वर से एडी को गोली मारी थी, जिसे टॉम ने सालों से संभाल कर रखा हुआ था। रोज अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख चुकी थी, इसलिए इस बार वह अपने पिता को मरते हुए नहीं देख सकती थी। एडी की मौत के बाद टॉम दौड़कर रोज को गले लगा लेता है और उसे संभालता है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। असली कातिल मारा जा चुका था, इसलिए आखिरकार यह केस हमेशा के लिए बंद हो जाता है। जहां तक जेम्स की सीक्रेट जर्नल का सवाल था, टॉम पहले ही डिटेक्टिव जिम से बात कर चुका था। उसने जर्नल पुलिस को सौंप दिया, लेकिन अपनी पुरानी गलती के लिए माफी मांगते हुए अनुरोध किया कि उसका नाम सार्वजनिक न किया जाए। टॉम ने भले ही अपने पुलिस करियर में कुछ गलतियां की थी, लेकिन आखिरकार उसी ने जेम्स के असली कातिल को बेनकाब कर दिया था। अब टॉम और रोज एक बार फिर चैन की जिंदगी जीने लगते हैं और इसी के साथ यह रहस्यमयी और सस्पेंस से भरी कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ।